हेलो फ्रेंड्स। ये यूपी पीसीएस 2022 के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2012 के क्वेश्चंस हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट हैं बहुत हम लोगों के लिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं, करीब हैं 100 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी है भोगवा नदी। ठीक है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद गंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957-58 में खुदाई कराई गई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। दोस्तों, लोथल जो बंदरगाह है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पुराना बंदरगाह, और ये बहुत एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? पोतवाध्यक्ष, मौर्ययुगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तौल मान का प्रभारी था। पर्णाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, और उसमें कोई किसी इसमें और किसी चीज़ का वर्णन नहीं है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? दोस्तों, हेनसांग ने की थी हर्ष के समय में। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना, हेनसांग और हर्ष। चीनी यात्री हेनसांग ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह 8 वर्ष तक हर्ष के राज्य में रहा। दोस्तों, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन पीसीएस में अक्सर, तो इसलिए ये पीसीएस सीरीज के तहत मैं करा रहा हूँ इनको। निम्न में कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजेश्वरम मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथपुरी मंदिर। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में आया है, प्री में क्वेश्चन आया है, ये आप देख सकते हैं मिला के। कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। दक्षिण काल के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है उसका राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने निर्माण करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुल्लु गमा युद्ध प्रणाली और तोपों के सजाने की उस्मानी विधि, रोमी विधि का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने के नेतृत्व में उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया। इस युद्ध में बाबर ने विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेना था। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो गया और मध्य युग के इतिहास में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने इस युद्ध का उल्लेख अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। दोस्तों, बाबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्मानी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलकों युद्ध प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध नीति, ठीक है। तोपों की सजाने की उस्मानी विधि, ठीक है। और प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया। मतलब इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं,
युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध नीति, उस्मानी विधि, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। और सबसे अच्छी बात, इस युद्ध का उल्लेख अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है, बाबर ने इसका उल्लेख किया है उसमें। अब आते हैं टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। ये अकबर के समय में थे। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 में 71 में मुजफ्फर खां तुर्वती और राजा टोडरमल को अर्थ मंदी के पद पर नियुक्त किया गया। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाली लगान राशि का 1571-1580 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे दहसाला या मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मैचिंग आती है हर पेपर में, अक्सर ये आते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के समय हुआ, और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह के सूरी के विरुद्ध, खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ, खानवाय का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, नीचे दिए। तो दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा कैसे कैसे हुए। सबसे पहले गुलाम आए, फिर खिलजी आए, फिर सैयद, फिर लोधी। ठीक है, तो गुलाम वंश या मामलूक वंश, दोस्तों याद रखना, गुलाम वंश, मामलूक वंश, ये भी पूछा जाता है। 1200-1290 तक किया, फिर खिलजी आए 1290-1320 तक, फिर सैयद 1414-1450, फिर लोधी आए 1451 से 1526 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल काल की दरबारी भाषा थी, दोस्तों उर्दू नहीं थी, फारसी थी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। कौन सी थी दोस्तों? फारसी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विद्या विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा योग्य मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT था। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्वान था सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विद्वान शिक्षित था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाया, लेकिन सही तरह से स्थापित इल्तुतमिश ने किया था, तो श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही अपना शासन चलाया, जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज्य बन गया। महोदय किसका पुराना नाम था? दोस्तों, हर बार पेपर में आता है महोदय। कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज या महोदय। यह गुप्त शासकों एवं मौखरी वंश का प्रमुख नगर था। कन्नौज का महत्व 7वीं सदी में अधिक बढ़ा, जब यहाँ सम्राट हर्षवर्धन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। हर्षवर्धन के समय अपनी उन्नति के कारण इस नगर को महोदय या महोश्री कहा गया। हिंसांग ने इस नगर का हर्ष का कालिक विवरण लिखा है। यह नगर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक भारत की राजधानी रहा। पुरातत्व, कला और संस्कृत का केंद्र कन्नौज अपने इत्र की सुगंधित गंध के लिए भी प्रसिद्ध था। दोस्तों, कन्नौज अभी भी इत्र के लिए फेमस है। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यही आता है, ये चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। मुगल सम्राट हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान में अपने निर्वासन के दौरान
मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। वहाँ से वह भारत आते समय वह फारस के दो चित्रकारों मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल इस्मत को दिल्ली लाया था। उन्होंने मिलाकर एक उन्नत कला संगठन स्थापित किया। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं। ये क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। वे नई काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली या सबक ए हिंदी के जन्मदाता थे। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया? माहम अनगा के द्वारा। दोस्तों पीसीएस का क्वेश्चन है ये पीसीएस का क्वेश्चन है। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैर दल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की, जिसे मदरसा ए बेगम कहा जाता है। दोस्तों पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता है? मोहम्मद गौस। सत्तारी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानते। वे ग्वालियर के रहने वाले शेख मोहम्मद गौस की हिंदू धर्म में विशेष रुचि थी। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कलीद ए मखाजीन नामक ग्रंथ लिखा, जिसने सूफी सिद्धांत और हिंदुओं के ज्योतिष के साथ संबंधों का विश्लेषण किया। इनकी सबसे अधिक विख्यात रचना जवाहिर ए खमसा। सत्तारी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना अब्दुल सत्तारी ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया सर। सत्तारी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना अब्दुल सत्तारी ने की थी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिए जाने और कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिए जाने के कारण वर्ष 1941-45 के मध्य कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका। अतः 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग गई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि त्याग दी। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अपमान के बेतुके के संदर्भ में हमारे कलम को संतुष्ट कर देते हैं, और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी उपाधियों से रहित होकर देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय किया था अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर। प्लासी के युद्ध 1757 में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी तथा बक्सर के युद्ध 1764 में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, अवध के नवाब तीनों अंग्रेजों के कठपुतली शासक हो गए। दोस्तों प्लासी का युद्ध चलो मान सकते हैं हो गया हो, लेकिन कैसे भी जीत लिया, पर बक्सर के युद्ध ने क्लियर कर दिया कि अब इस देश पे शासन अंग्रेजी करेंगे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? अशोक आंदोलन के समय।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया तथा 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? दोस्तों बहादुर शाह प्रथम ने। दोस्तों ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली और 1707-1712 की अवधि में शासन किया। दोस्तों ये क्वेश्चन कट गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 15 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित किसके मध्य हुए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसीन की संधि कब हुई? तो 1802 में बसीन की संधि हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। साइक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसने राज्य में रखने का वायदा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय के वाले क्षेत्र प्रदान करने में सहमति जताई। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1842-44 के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। दोस्तों अंग्ल अफगान युद्ध 1843 में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी के गोखले ने। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो गई? 1907 के अधिवेशन में। स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन का अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। उग्रवादियों की तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग के विपरीत उदारवादियों ने रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में, साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटनाएं हैं। निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन पहले, होम रूल आंदोलन 1916, फिर खिलाफत
1919, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारतीय इतिहास की तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है नमक कानून के लिए। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की। 1930 में उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूपी में निम्नलिखित किस सत्ता की पार्टी? लेबर पार्टी की। क्लीमेंट एटली थे उस समय प्रधानमंत्री। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 51 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है, हर पेपर में पूछा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था लाहौर में। 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी थी। इसके संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेंस के क्वेश्चन है 2012 के। निम्नलिखित किसने प्रारूप मुस्लिम लीग ने प्रथम पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी? 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा भारत में अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। इसकी स्थापना 1885 में ए यो ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, किसके लिए था? नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया था। चंपारण आंदोलन नीलकर्मियों की समस्याओं का समाधान से संबंधित था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी ने। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर आरोपित कर के विरुद्ध किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 240 मील की यात्रा पूरी कर दांडी के गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 1829 में के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। पहले यह नियम केवल बंगाल के था, लेकिन 1830 में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था?
तो दोस्तों कहाँ बनाया गया था? पूना में। ठीक है, इसका आंसर है ए, पूना में बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी और अन्य सभी मुख्य कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। जब 1857 की क्रांति हुई, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर था। भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था महात्मा गांधी से, सी.आर. दास से, जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से। भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। दोस्तों ये थे हिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।